आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ लिए थे, रेसिस्टिविटी, ये सब टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल, मतलब 2 वीडियो में न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे। न्यूमेरिकल और भी होगा अभी, ऐसा नहीं कि मतलब इतना ही न्यूमेरिकल होगा। जब चैप्टर, अब तो चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, चैप्टर अब खत्म ही होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो मेरा चल रहा है। अब मतलब बचा हुआ है एक टॉपिक, बचा हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम इस क्लास में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रिक पावर, इसके बाद खत्म हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर ही बचा हुआ है, ठीक है ना। ये 2 टॉपिक खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होगा, और खत्म होने के बाद इसका न्यूमेरिकल होगा। हम जैसा कि बोले थे कि एससी वर्मा का न्यूमेरिकल और साथ में एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इतना इसके बाद हम करेंगे, तो सबका न्यूमेरिकल जब होगा तो आपको मतलब अगर लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल कम है, तो वहां से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि न्यूमेरिकल मतलब कम है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कुछ न्यूमेरिकल है और बाकी एससी वर्मा का न्यूमेरिकल होगा ही। तो उस समय उसका न्यूमेरिकल आप पूरा बना लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा खासा न्यूमेरिकल हो गया है। आज का जो टॉपिक है मेरे पास, आज जो हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा खत्म हो जाना चाहिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वास्तव में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कहानी, मगर अगर मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जानना है तो सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पीछे पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट होता है। हम लोग पहला पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां से मतलब पढ़ना शुरू किए, इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहां से पढ़ना है, इसी चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ना होता है, जो कि पूरा चैप्टर ही है। इसके बाद का जो चैप्टर है फिजिक्स का, मतलब क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो तो मेरा पूरा एक चैप्टर ही है। एक और इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप पीछे पढ़े होंगे या फिर आप क्लास 11th में केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे मतलब हम क्लास 10 में 2 ही इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, दूसरा एक चैप्टर रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा चैप्टर समझने के लिए, ठीक है, दूसरा चैप्टर भी आपको तभी समझ में आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो भी जो चैप्टर है ना तभी समझ में आएगा जब ये पूरा चैप्टर आपको मतलब क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर पूरा क्लियर है तभी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर समझ में आ सकता है। ऐसे आपको चैप्टर समझ में आने में मतलब दिक्कत होगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा। तो 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग पहला पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा? तो इसको हमको एक कनेक्ट करना पड़ेगा एक बैटरी से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। मान लेते प्लस है, माइनस है, प्लस के पास हाई पोटेंशियल होता है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। निगेटिव के पास हम लोग मानते हैं लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे निकलना, मान लीजिए कि वी वोल्ट का है, वी वोल्ट का बैटरी लगाए, इलेक्ट्रिक करंट निकलना शुरू करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू करेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब हम लोग ऐसे मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ही इधर से आ रहा है, तो हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन वास्तव में ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा कंडक्टर में, तो हम लोग मानते हैं इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है। ये बात तो हम लोग पहले से मतलब करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ते हैं कि किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ लिए। रेसिस्टेंस क्या होता है कि मतलब किसी अंडर का, मतलब किसी कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी, किसी कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस। किसी कंडक्टर के अंदर का वैसा गुण जो कि रोकने का काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहता है लेकिन इसको रोकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होना शुरू करेगा, ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारा मतलब ऐसा है कि रोकने का कोशिश करता है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि कॉपर है, कॉपर का अगर वायर है तो कॉपर का और पार्टिकल भी इसके अंदर होगा, कॉपर का वायर है तो कॉपर का और अंदर पार्टिकल भी होगा, या कुछ भी और मतलब पार्टिकल मटेरियल एटम वगैरह ये सब रहता है, ठीक है ना, जो कि मतलब इसको रोकने का कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो रोकने का कोशिश करता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू करता है, ठीक है ना,
और रेसिस्टेंस का काम है रोकने का कोशिश करना, विरोध करता है। रेसिस्टेंस क्या करता है कंडक्टर के अंदर, विरोध करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जाने से रोकता है। रेसिस्टेंस रोकने का काम कर रहा है, ये जो है बीच में बाधा है रोकने का काम कर रहा है, ये फ्लो होना चाहता है। इस चक्कर में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में। हीट माने कंडक्टर हीट होता है, गर्म होना शुरू होता है, ठीक है ना, गर्म होना शुरू होता है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, माने इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मतलब ऐसा नहीं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो मतलब सब जगह आपको देखने के लिए मिलता है। कोई भी चीज़ अगर मतलब यूज कर रहे हैं तो मतलब उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ समय बाद अपने आप क्या होता है, गर्म हो जाता है। बल्ब भी आप जलाइए तो बल्ब जलता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है कि नहीं, बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और उसके बाद देखिए 2 घंटा जलाने के बाद बल्ब गर्म हो जाएगा, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ट्यूबलाइट जलाइए उसके बाद 2 घंटा बाद गर्म हो जाएगा। कुछ भी चीज मतलब आप कंप्यूटर चलाइए 2 घंटा बाद 5 घंटा बाद गर्म होता है। तो ये सब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है गर्म होने के कारण हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माने कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण कोई कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण कोई कंडक्टर कोई डिवाइस हीट होता है, गर्म होता है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाई रेसिस्टेंस वायर। हाई रेसिस्टेंस वायर अगर मतलब रेसिस्टेंस अगर ज्यादा है, रेसिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगा। हीट डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे। सब बात पढ़ाएंगे कि अगर किसी वायर में कितना ज्यादा हीट उत्पन्न होगा, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो सब बातें हम लोग करेंगे। कि जैसे अगर मान लीजिए किस में हीट उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, इस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हुआ, तो ये हीट डिपेंड करता है, बहुत सारा बात पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट कितना इलेक्ट्रिक करंट है इसका मैग्नीट्यूड पे, मतलब कितना एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, तो इस सब पर डिपेंड करता है हीट, ठीक है ना। अभी समझिए कि रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है इस वायर का तो हीट बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, रेसिस्टेंस कम है इसका मतलब हीट कम उत्पन्न होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि मतलब अगर इस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान समझिए कि अगर मान लीजिए कि इस वायर का रेसिस्टेंस, कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो रेसिस्टेंस अगर ज्यादा है इसका मतलब कि ये ज्यादा रोकने का काम करेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिक करंट को जाने से ज्यादा रोकेगा। इलेक्ट्रिक करंट को जाने से ज्यादा रोकेगा, इलेक्ट्रिक करंट जाना चाहेगा, तो जितना ज्यादा रोकेगा उतना ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। अगर मान लीजिए कि एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस कम है, मतलब ये बहुत कम रोकेगा, लो रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, कम रोकेगा तो इलेक्ट्रॉन को कम गुस्सा आएगा, कम गुस्सा आएगा मतलब कम हीट होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, कंडक्टर बहुत ज्यादा, मतलब देखिए ना ये जाना चाह रहा है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है, ये रोकेगा, ठीक है ना, तो बीच में जो कुछ भी होगा, ठीक है ना, ये जाना मतलब ये एकदम रोकने की कोशिश करेगा, जितना रोकने का कोशिश करेगा ये उतना जाने का कोशिश करेगा, और इसके बीच क्या होगा एक, ठीक है ना, एकदम युद्ध जैसा होगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, तो जितना ज्यादा एकदम रोकेगा उतना ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। इसमें क्या है, लो रेसिस्टेंस है, लो रेसिस्टेंस माने कि उतना जाएगा मतलब उतना रोकेगा नहीं, जिसके कारण उतना हीट उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि मतलब हीट डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे, जितना रेसिस्टेंस ज्यादा है रोकने की ज्यादा कोशिश करेगा तो हीट भी ज्यादा उत्पन्न होगा, रेसिस्टेंस कम है तो हीट भी कम होगा। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। ये हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि मतलब व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर या हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, देन वायर बिकम्स हॉट, वायर बिकम्स हॉट माने वायर क्या होता है, हॉट होता है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चाहते लिखना तो लिख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम हो गया या टंगस्टन हो गया, कुछ भी, ये सब हाई रेसिस्टेंस है, हाई रेसिस्टेंस वायर नाइक्रोम, हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, देन वायर बिकम्स हॉट, वायर बिकम्स हॉट, ठीक है ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू हाई रेसिस्टेंस वायर, हाई रेसिस्टेंस वायर मतलब नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब हाई रेसिस्टेंस वायर है, तो वायर क्या होगा, हॉट होगा। वायर कुछ देर बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू करेगा तो वायर क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, बाकी इसमें हम लोग और समझते हैं, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसको मिटा दें हम। जैसे मान लीजिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको हीट का हम इसको ड्राइव करेंगे, H = I²RT। किसी कंडक्टर में कितना हीट हुआ, किसी कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, इसका फॉर्मूला है I²RT। सबसे पहले बात हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि किसी कंडक्टर है, ठीक है ना, किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हीट होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हीट। अच्छा, हम क्या करते हैं ना कि वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। वास्तव में आपको पता लग गया कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन है वही हीट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जितना वर्क डन अगर हुआ तो कुछ एनर्जी होगा, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम लोग मतलब जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब जितना वर्क डन हुआ उसी को हम लोग बोलेंगे हीट। तो अगर मान लीजिए कि हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो मतलब मूव कर रहा है, इसका मतलब वर्क डन कुछ हो रहा है। अगर वर्क डन हो रहा है उसका मतलब कि एनर्जी है। तो अगर हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, मैंने फॉर्मूला हमको पता है कि V होता है W/Q। V होता है W/Q। तो हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो W होता है V/Q, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना होगा, V/Q। और हम ऐसा पता है कि V IR होता है, ठीक है ना। हमको ऐसा पता है कि V होता है IR, तो V के जगह पर हम पुट कर देंगे IR/Q, और इसके बाद IR और Q के जगह पर हम पुट कर देंगे IT। हमको पता है कि Q फॉर्मूला होता है IT, तो Q पुट करेंगे IT, ठीक है ना। ये वर्क है तो वर्क होगा I²RT, ठीक है ना। ये वर्क हुआ, ये वर्क डन हुआ, ठीक है ना। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आप क्लास 9 में पढ़ते होंगे, वर्क पढ़ते होंगे, एनर्जी पढ़ते होंगे, ठीक है ना। वर्क, देखिए एक बात समझना है, इस बात को मतलब समझना पड़ेगा आपको कि वर्क एनर्जी क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा कि वर्क एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है। वर्क एनर्जी में हम लोग वर्क एनर्जी में क्या समझते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि वर्क होता है तो वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं कि F/S को हम लोग बोलते हैं वर्क। एनर्जी को डिफाइन करते हैं कैपेसिटी टू डू द वर्क, माने वर्क करने का जो क्षमता है, कैपेसिटी, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी, ठीक है ना। वास्तव में वर्क को हम लोग ऐसे समझिए, ठीक है ना, वर्क को ऐसे समझिए, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि वर्क एक हम लोग थ्योरम पढ़ते थे क्लास 9 में, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि मतलब जितना वर्क हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। हम लोग ऐसा कुछ पढ़ते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम, आपको याद होगा क्लास 9 में, ठीक है। क्लास 9 में थोड़ा सा था वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्क एनर्जी ही वर्क है, ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ, देखिए ना, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल। जैसे अगर हम ये समझते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास कुछ वर्क, मतलब थोड़ा समझिए कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बात करते हैं कि हम वर्क को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, वर्क को जो, ठीक है, वर्क को तो आपको पता डिफाइन करते हैं F/S, एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। सुनिए थोड़ा सा, एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्टोर ऑफ वर्क, एनर्जी को हम लोग बोल दिए वर्क ही, स्टोर ऑफ वर्क बोले, ठीक है ना। एनर्जी को क्या डिफाइन किए, सुन लीजिएगा खाली, ठीक है ना। ये क्लास 9 ये सब का बात है, आगे चलकर या क्लास 11 में पढ़ेगा वर्क वगैरह। एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी को बोल दिया स्टोर ऑफ वर्क, माने स्टोर ऑफ वर्क। जैसे अगर बोले कि हम, मेरे पास एनर्जी है, ऐसे एनर्जी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू द वर्क। अगर कोई वर्क आप कर सकते, करने का क्षमता है, वर्क करने का क्षमता, इसको बोलते हैं कि एनर्जी। जैसे अगर मान लीजिए कि हम इस जो आपका मार्कर है, इसको अगर यहां से हम उठाएं, इसका मतलब हम बोलेंगे कि मेरे पास एनर्जी था तभी तो इसको उठाएं। वर्क हुआ कि नहीं, देखिए ना, हम इस पर फोर्स लगाएं, इस पर हम फोर्स लगाएं, ठीक है ना। फिजिक्स की भाषा में फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये यहां से यहां आया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पर फोर्स लगाएं, माने वर्क हुआ, माने हम वर्क किए, इसका मतलब मेरे पास एनर्जी था, ऐसा आपको समझना है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि हम वर्क किए, ठीक है ना, तो अगर हमको ऐसे समझना कि मेरे अंदर एनर्जी है, मतलब मेरे अंदर स्टोर ऑफ वर्क है, माने वर्क स्टोर है। एनर्जी को हम वर्क ही बोल दिए। एनर्जी इज नथिंग स्टोर ऑफ वर्क, एनर्जी इज नथिंग बट स्टोर ऑफ वर्क। एनर्जी कुछ नहीं, सिर्फ आपको माना स्टोर ऑफ वर्क। अगर हम वर्क कर सकते हैं, इसका मतलब कि मेरे अंदर वर्क है, तभी हम वर्क कर पाएंगे। बात में आ रहा है कि नहीं, ऐसा आपको समझना है। वर्क को इस प्रकार समझिए कि अगर हम किसी बॉडी पर वर्क कर रहे हैं, मतलब मेरे द्वारा अगर वर्क हो रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर वर्क है,
उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं, जो स्टोर है ना वर्क, उसी को नया नाम, नया फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में देते हैं एनर्जी। स्टोर और वर्क को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। और जैसे अगर मान लीजिए, एक बात और समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि इस मार्कर को हम उठाए थे, इस मार्कर को यहां से यहां तक उठाएं, तो हम वर्क किए, मतलब एनर्जी मेरे पास, मतलब वर्क मेरे पास था, मेरे पास वर्क था, अब वर्क क्या हुआ, खत्म हुआ थोड़ा सा, मेरे पास स्टोर है वर्क, वर्क स्टोर है मेरे अंदर, और हम जब इसको मतलब उठाएं, मैंने कुछ वर्क मेरा क्या हुआ, नष्ट हुआ, मतलब एनर्जी लॉस हुआ। हम लोग ऐसा समझते हैं कि एनर्जी मेरा लॉस हुआ। तो अगर मान लीजिए कि इस पर हम वर्क किए, मतलब मेरे द्वारा वर्क हुआ और इस पर मैंने वर्क किया, मतलब मैंने इस पर वर्क किया, मैंने इसका एनर्जी बढ़ा दिए, हम इसका एनर्जी बढ़ गया। जिस बॉडी पर वर्क होता है उसका एनर्जी बढ़ता है। बात में आ रहा है कि नहीं? जो वर्क करेगा उसका एनर्जी घटेगा। जैसे हम वर्क किए ने, हम इस पे वर्क किए तो मेरा एनर्जी कुछ, मतलब मेरा जो एनर्जी है कन्वर्ट हो गया, इसमें चला गया, ठीक है ना। ये मार्कर को उठाएं यहां से यहां, ठीक है ना, यहां से यहां, तो इसके पास एनर्जी बढ़ गया। कितना बढ़ा, mgh एनर्जी बढ़ता है, mgh, ठीक है, एनर्जी इसमें बढ़ गया। पहले जो भी एनर्जी था, mgh प्लस हो गया इसमें। इसको जब यहां से छोड़ेंगे ना, जब इसको यहां से छोड़ेंगे, छोड़ के देखिए कुछ वर्क हुआ, इसका मतलब इसके पास एनर्जी है, ठीक है ना। इसको छोड़ के देखिए, इसको छोड़िए, नीचे गिरा, ठीक है ना, ये वर्क कर पाया, ये मार्कर वर्क कर पाया, इसका मतलब मार्कर के पास एनर्जी है। जब इस पोजीशन पे है तो इसके पास एनर्जी है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि वर्क ही एनर्जी, एनर्जी वर्क है, ठीक है ना। वर्क ही बदलता है, जैसे हम वर्क जो वर्क किए बदल गया एनर्जी में। मेरा द्वारा जो वर्क, हम इस पे वर्क किए, वही वर्क के कारण इसमें एनर्जी आया। इसमें एनर्जी आया कहां से, यहां पर अभी इसके पास एनर्जी, मान लीजिए कि एनर्जी नहीं है, इसके पास एनर्जी नहीं, ये वर्क नहीं कर पा रहा, इसको यहां से यहां ले गया, इसके पास एनर्जी आ गई, अभी जस्ट एनर्जी आ गया इसमें। इसके पास एनर्जी आ गया तो एनर्जी आया कहां से, हम लोग पढ़ते एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हम जो वर्क किए इसके द्वारा इस पर एनर्जी आया, मैंने मेरा वर्क कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। हम जो, मतलब मेरा वर्क था मेरे अंदर, वो कन्वर्ट हुआ इसमें। इसका मतलब समझ लेना यहां से। तो जो भी अगर वर्क हुआ यहां पर, ठीक है, वो हीट में कन्वर्ट होता है। हीट भी तो एनर्जी है, हम लोग पढ़ते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो भी कंडक्टर में वर्क हो रहा है, इस कंडक्टर में मान इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, तो कुछ वर्क डन हो रहा है। तो जो भी वर्क डन होता है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इसके पास है ही, ठीक है ना। जो भी अगर वर्क डन है, वही वर्क डन कन्वर्ट होता है हीट में, हीट एनर्जी में। तो हम वर्क को लिख देते हैं H, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ऐसे डायरेक्ट आपको समझना है, ठीक है ना, कि वर्क को कन्वर्ट होगा, जितना भी वर्क डन है वही है हीट एनर्जी, ठीक है ना। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस प्रकार से हम लोग इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ। इट इज आल्सो नोन एज जूल्स लॉ, इट इज आल्सो नोन एज जूल्स लॉ, इसी को बोलते हैं हम लोग जूल्स लॉ। आगे हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ, ठीक है ना। वास्तव में जूल्स लॉ इसी को बोलते हैं कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन जूल्स लॉ का स्टेटमेंट वगैरह हम लिखते हैं कि जूल्स लॉ क्या होता है। ये तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इसको हम ड्राइव किए, सिर्फ H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला हीट का। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पे। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, हम जूल्स लॉ को पढ़ लेते हैं सबसे पहले, लास्ट में न्यूमेरिकल होगा, ठीक है ना। या अगर नहीं हो पाया न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल का एक अलग से फिर वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का। आज पहले थ्योरी पूरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कवर कर लेना मेरा। तो देखिए सबसे पहले ये तो हो गया जूल्स लॉ का कहानी, मतलब ये तो हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कहानी। इसी में पढ़ते हैं हम लोग जूल्स लॉ, इंपॉर्टेंट है जूल्स लॉ, एग्जाम वगैरह में आता है जूल्स लॉ। एक हम लोग पढ़े थे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ, एक पढ़े थे, आज पढ़े हम लोग जूल्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ याद होगा आपको, ओम्स लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, ये हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ। आज हम लोग पढ़ते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा जूल्स लॉ। जूल्स लॉ एक बार हम देख लेते हैं कि आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है जूल्स लॉ। चलिए देखिए जूल्स लॉ। जूल्स का मतलब 3 लॉ होता है, जूल्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ऐसे अगर मानिए तो, ठीक है ना। जूल्स लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, जूल्स का जो स्टेटमेंट है। अच्छा देखिए सबसे पहले समझा देते हैं, लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, फिजिक्स में या मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हम लोग पढ़े थे फार्मूला, आई स्क्वायर आर टी। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि थोड़ा समझते हैं कि अगर मान लेते मेरे पास एक कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कंडक्टर हिट हुआ, इस कंडक्टर में कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इस कंडक्टर में कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ। तो हीट किस किस बात पर डिपेंड करेगा, जो हीट है ना 3 बात पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पे, इलेक्ट्रिक
करंट पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है, ठीक है ना, पहला इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे, तीसरा डिपेंड करता है टाइम पे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं, कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि वायर किसका है, कॉपर का है, ठीक है। और एक और वायर ले लेते हैं, इससे भी इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, इससे अगर इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो करवा रही है, ये भी कुछ आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, ये भी वायर है कॉपर का ही। अगर कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का वायर, ये भी, ठीक है ना, तो दोनों का क्या होगा, रेसिस्टेंस सेम ही होगा, ठीक है ना। रेसिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा। लेंथ भी सेम है, अगर मान लेते हैं कि लेंथ सेम है इसका, ठीक है ना, इस वायर का लेंथ, इस वायर का लेंथ सेम है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। मतलब ऐसा दो वायर लिए जिसका रेसिस्टेंस सेम है। मान लेना आपको कि दो ऐसा वायर लिए, कॉपर का लिए, दो ऐसा वायर लिए जिसका लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अगर वायर अगर कॉपर का, ये वायर कॉपर का है, ये वायर कॉपर का है, अगर लेंथ भी अगर एक बड़ा एक छोटा है तो रेसिस्टेंस बदल जाएगा। ये बात आप पढ़ चुके हैं कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। तो हम लोग मान लेंगे कि दो ऐसा वायर जिसका रेसिस्टेंस सेम है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि कॉपर वायर है, मतलब रेसिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, दोनों का रेसिस्टेंस सेम है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, आई मान हम लिखते हैं 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, 2 एम्पियर का, और 1 घंटा, ठीक है ना, 1 घंटा फ्लो हुआ इस कंडक्टर से और 1 घंटा फ्लो हुआ इस कंडक्टर से, ठीक है ना। इस कंडक्टर से भी 1 ही घंटा फ्लो हुआ इलेक्ट्रिक करंट, इस कंडक्टर से भी 1 ही घंटा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, लेकिन इससे 5 एम्पियर हुआ, इससे 2 एम्पियर हुआ। इसका मतलब कि अगर इससे अगर ज्यादा एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि हीट इसमें ज्यादा उत्पन्न होगा, इसमें हीट ज्यादा उत्पन्न होगा। माने हीट जो उत्पन्न होता है, हीट का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं डिपेंड करता, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो H सबसे पहला यहां से क्या समझे हम लोग, यहां समझे कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के स्क्वायर के, ठीक है ना, या नीचे लिखिए, ठीक है ना, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के स्क्वायर के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के स्क्वायर के, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसी को बोलते हैं, मतलब ये है जूल्स लॉ का एक स्टेटमेंट, ये है पहला स्टेटमेंट जूल्स लॉ का। दूसरा कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। हीट है जो मतलब हीट उत्पन्न होगा किसी कंडक्टर में, जो हीट उत्पन्न होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के। अगर रेसिस्टेंस, ये तो बात पहले बता दिए कि रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस को अगर घटाएंगे तो हीट घटेगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि अगर मान लेते कि मेरे पास एक कंडक्टर है, रेसिस्टेंस ज्यादा है, मैंने इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा रोकेगा, इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा रोकने का कोशिश कर रहा है, मैंने हीट जितना उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। एक ऐसा कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम है, मैंने इलेक्ट्रिक करंट को बहुत कम रोकने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का कोशिश बहुत कम करेगा तो हीट भी बहुत कम उत्पन्न होगा, ठीक है ना। या ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं 5 एम्पियर है, ठीक है ना, यहाँ पर भी 5 एम्पियर का भी, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे 5 एम्पियर, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे 5 एम्पियर का, इसमें भी टाइम 1 घंटा, इसमें भी टाइम 1 ही घंटा तक फ्लो करवाएं। इसका रेसिस्टेंस कुछ और है, इसका R इक्वल टू मान लीजिए 10 ओम, इसका R इक्वल टू मान लीजिए, ठीक है ना, 20 ओम। तो किसमें ज्यादा हीट उत्पन्न होगा, इसमें हीट ज्यादा उत्पन्न होगा। रेसिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा उत्पन्न होगा, सब चीज सेम है, खाली रेसिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा उत्पन्न होगा। तीसरा बात मतलब है टाइम पे, माने हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, माने कितना देर तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं, इस पर भी डिपेंड करता है। कितना एम्पियर का करवाएं तो ठीक है, लेकिन कंडक्टर में कितना देर तक, ऐसा नहीं कि एक में करवाएं 1 घंटा, दूसरा कंडक्टर में एकदम 24 घंटा करवा दिए तो हीट इसमें ज्यादा उत्पन्न होगा। टाइम पर भी डिपेंड करता है, ज्यादा देर तक अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं तो हीट ज्यादा होगा, कम देर तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं तो हीट कम होगा, माने हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। तो यहां से हो जाएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। तो एक कांस्टेंट लेंगे, इसको अगर साइन को हटाना है तो के आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। तो H इक्वल टू लिखते हैं हम लोग I स्क्वायर आर टी। के को मान लेते हैं, के कांस्टेंट है जिसका मान 1 है, के का मान हम लोग क्या मान लेंगे 1, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। इसी बात को थोड़ा लिख लेते हैं हम, इसी बात को हम थोड़ा लिख लेते हैं।
इस बात को ऐसे देखिए लिख देते हैं, यहीं पे लिखा देते हैं थोड़ा, इस बार लिखा हुआ है ये सब बात, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा इसी को स्टेटमेंट में लिखना है, इसको ऐसे करके लिखा देते हैं, ठीक है ना। ए को लिखा देंगे, बाकी तो लिख लीजिएगा। हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। नीचे में डाइटिज करके लिख लीजिएगा कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसको ऐसे करिएगा, फिर इसी प्रकार से, ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिएगा क्या, तो हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके जगह पर लिखिएगा रेसिस्टेंस। फिर नीचे, ठीक है ना, इसी प्रकार से डाइटिज करके लिख लीजिएगा ये बात, ठीक है ना। यहाँ पर भी डाइटिज, यहाँ पर भी दे देते डाइटिज, यहाँ पर भी डाइटिज करके लिख लीजिएगा। फिर वही कहानी, ठीक है ना, कि हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे एक बार दे दीजिएगा टाइम, ठीक है ना। और फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के बाद ये आपको इतना नोट कर लेना, पहले इसको लिख लेना, इसके बाद इसको आपको नोट करना। यही आपका जूल्स लॉ, यही आपका जूल्स लॉ। और इसमें मतलब जूल्स लॉ तो हो गया, इसमें और कुछ टॉपिक है, मतलब एप्लीकेशन, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक दो मतलब है, दो चीज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज। माने इसका एप्लीकेशन कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ यूज होगा। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका कुछ यूज होता है या नहीं होता है, अगर यूज होता है तो कहाँ इसका यूज करते हैं, इस सब बात को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इसको आप नोट करें, ठीक है ना, इसको आप नोट करें, इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया है नोट। ये तो हो गया क्या, जूल्स लॉ। इसमें थोड़ा सा बात है इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक फ्यूज का, इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, तो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ न्यूमेरिकल बचेगा। न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे एक वीडियो में। माने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। माने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कुछ यूज होता है या नहीं होता है, इसको देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए हो गया। देखिए इसमें यूज तो होता है, यूज तो इसका बहुत ज्यादा होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते थे, पीला वाला, पहले जमाना में पीला वाला जो बल्ब होता था वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करता था। आप इलेक्ट्रिक फ्यूज देखते घर में, ठीक है ना, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ये दो मेन टॉपिक, मतलब ये दो मेन टॉपिक है जो पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज। इस पे कभी कभी मतलब आ जाता है कि शॉर्ट नोट लिखिए इलेक्ट्रिक बल्ब पे, इलेक्ट्रिक फ्यूज पे, तो ये दोनों टॉपिक पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज पे। और तो ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का और भी यूज है। हीटर वगैरह देखते हैं आप, ठीक है ना। फिर आप आयरन देखते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जो कपड़ा मतलब आयरन करते हैं, ठीक है ना, तो वो सब जो मतलब है किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर, देखते हैं ना कि आयरन मतलब जब इस प्रकार से आप प्लग को खोसे 5 मिनट बाद देखिए आयरन गर्म हो गया अपने आप, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू। आयरन में रहता है नाइक्रोम वायर, आयरन जो रहता है इलेक्ट्रिक आयरन उसमें रहता है नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। अब बताएं कि नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण जैसे इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो होना शुरू करेगा उसमें, ठीक है ना, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर कॉपर वायर यूज कर देंगे, जैसे अगर कॉपर वायर भी हीट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक आयरन में थोड़ा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक आयरन हम बनाएं, इलेक्ट्रिक आयरन का जो अंदर का है, ठीक है ना, पूरा मटेरियल जिसके कारण गर्म होगा, मतलब कॉपर का वायर अगर लगा दें, ठीक है ना, और सोचें गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो गर्म होते होते कितना समय लगेगा। और इलेक्ट्रिक आयरन देखते हैं ना, तुरंत करते 5 मिनट में ये पूरा गर्म हो जाता है, उसके बाद आराम से कपड़ा को हम इस प्रकार से आयरन कर पाते हैं। तो नाइक्रोम वायर आता है जिसके कारण, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, हाई रेसिस्टेंस है, हाई रेसिस्टेंस वायर है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा जिसके कारण आसानी से गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है ना, बहुत सारा ऐसा है जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब इसी पे बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। लेकिन इसमें दो चीज मेन पढ़ना, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इसको पढ़ाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में भी आता है इलेक्ट्रिक बल्ब पे लिखने के लिए शॉर्ट नोट, या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का। पहले मेन बात है समझना इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब का,
इलेक्ट्रिक बल्ब का फिगर इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। फिगर पहले बनाते हैं, फिगर कुछ इस प्रकार से हम बनाएं, ठीक है, समझ लीजिए आप, अच्छा नहीं बना फिर भी। ये भी आप मतलब इस प्रकार से रहता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। ये आपका कुछ टंगस्टन रहता, मतलब एक फिलामेंट रहता है टंगस्टन का। ये तो ग्लास रहता है, ये फिलामेंट है जो कि टंगस्टन का है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब आपको देखने में मतलब लगता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखना है इलेक्ट्रिक बल्ब में? इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ सिंपल स्ट्रक्चर जो कि काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। इट इज बेस्ड ऑन द, ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 2 पॉइंट तो हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है, ये लिखना है, ठीक है ना। ये जो फिलामेंट है क्या चीज का बना है? टंगस्टन का। टंगस्टन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस है, 3380 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, लगभग 3400 आप बोल सकते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट माने इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर करेंगे तब ये मेल्ट करेगा। 3380 डिग्री ये सह सकता है टंगस्टन। और अगर 3000 डिग्री सेल्सियस हुआ टेम्परेचर, अच्छा कितना टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये ग्लो करना शुरू करेगा, बल्ब जलेगा। 3000 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर पहुंचना नेसेसरी है, ठीक है ना, कम से कम इसका, ठीक है ना, 3000 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। 3000 डिग्री सेल्सियस पर, 3000 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचेगा ने तब ये बल्ब ग्लो करेगा, माने हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। क्या होता है इसमें, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है ना, ये टंगस्टन टंगस्टन धीरे गर्म होता है, गर्म होता है, उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, अगर इतना टेम्परेचर पहुंच गया तो हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, ठीक है। 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद इसमें और क्या समझना, इसमें गैस भरा रहता है, ठीक है ना। इसमें जो टंगस्टन है, फिलामेंट है, इसके अलावा ये जो है इसमें, ठीक है ना, इसके अंदर, ठीक है ना, गैस भरा रहता है। अनरिएक्टिव गैस इसको बोल सकते हैं हम लोग, अनरिएक्टिव गैस, जैसे कि आर्गन रहता है या नाइट्रोजन रहता है, कोई भी अनरिएक्टिव गैस को हम लोग भर सकते हैं। अनरिएक्टिव गैस, अनरिएक्टिव गैस, अनरिएक्टिव गैस, अनरिएक्टिव गैस क्यों भरते हैं हम लोग? अनरिएक्टिव गैस भरने से क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि अनरिएक्टिव गैस क्यों भरते हैं, इसका कारण कि अगर अनरिएक्टिव गैस ना भरेंगे, इसका मतलब नहीं भरेंगे, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को हटाते हैं, ऑक्सीजन को हटाकर अनरिएक्टिव गैस को अंदर भर देते हैं। ऐसा करने का मेरा कारण होता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन से ये जो फिलामेंट है ना रिएक्शन करेगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन है या फिर जितना वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में तो सब मिला हुआ है गैस है, तो जितना भी मतलब ऑक्सीजन है या फिर और कोई गैस है, इससे क्या करेगा, ये जो टंगस्टन है रिएक्शन करेगा, ये धीरे धीरे मतलब खत्म हो जाएगा पूरा। जंग मतलब पढ़ते हैं कि मतलब कोई भी मेटल रिएक्शन करता है फिर क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये पूरा जो मतलब टंगस्टन आपको देख रहे हैं, टंगस्टन धीरे 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 क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो बल्ब मतलब चलता है 5 साल, ठीक है ना, 4 साल या 2 साल, क्या होगा अगर गैस भरेंगे, ठीक है ना, अगर गैस अगर रहा, ठीक है ना, वो वाला गैस ऑक्सीजन वाला, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर वाला गैस रहा तो वो तुरंत खराब हो जाएगा, ये पूरा यही खराब हो जाएगा, टंगस्टन ही खराब हो जाएगा, 2 महीना 5 महीना में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसी कारण इससे बचाने के लिए हम लोग गैस को भरते हैं, इसमें अनरिएक्टिव गैस को भरते हैं। अनरिएक्टिव गैस माने जो रिएक्शन नहीं करता है, तो इससे रिएक्शन कर नहीं पाएगा, ठीक है ना, टंगस्टन से रिएक्शन कर नहीं पाएगा, जिसके कारण मतलब मेरा जो बल्ब है सुरक्षित रहेगा। एक और कारण है, इसको भी समझिए कि जैसे अगर अनरिएक्टिव गैस भरा रहता है तो क्या होता है ना कि टेम्परेचर इतना पहुंच जाए, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाए, ठीक है ना, उसमें मदद करता है, मेंटेन करता है अंदर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। गैस है ना, गैस है एकदम अंदर भरा हुआ तो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिसके कारण टेम्परेचर एकदम इसका आसानी से 3000 डिग्री सेल्सियस या उससे पार पहुंच जाता है। इससे पार नहीं होना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया इसके अंदर, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये जो मेल्ट कर जाएगा। जैसे देखते हैं ना बल्ब कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब फ्यूज हो गया इसका क्या मतलब है, बल्ब फ्यूज हो गया, जो पीला वाला बल्ब होता है फ्यूज हो गया, इसका मतलब कि ये क्या होता था, मेल्ट हो जाता था, ठीक है ना, मेल्ट होता है। ये जो टंगस्टन मतलब जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना हुआ, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच गया, इसका मतलब ये मेल्ट हो गया, इसका मतलब बल्ब जलने वाला नहीं है। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इतना कम से कम होना चाहिए टेम्परेचर, तभी ये ग्लो कर पाता है बल्ब, ठीक है ना। यही सब बात है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है ना, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है आपको पैराग्राफ एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे। हमको काम था समझाना कि इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है ना, ये सब आपको बात लिखना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि बेस्ड है
प्रिंसिपल पर, कौन सा प्रिंसिपल पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है ना। इसमें एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। टंगस्टन एक ऐसा, इसका रेसिस्टेंस भी हाई होता है, ये भी याद रखिएगा। टंगस्टन जो कि है हाई रेसिस्टेंस है, हाई रेसिस्टेंस रहेगा तो हीट भी ज़्यादा उत्पन्न होगा, हाई रेसिस्टेंस। टंगस्टन के बारे में लिखिएगा कि टंगस्टन एक हाई रेसिस्टेंस वायर है, ठीक है ना। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, माने इतना टेम्परेचर को वो सह सकता है। इतना टेम्परेचर पहुंचने पर ये ग्लो करना शुरू होगा बल्ब। इसके अंदर अनरिएक्टिव गैस भरा रहता है जो कि क्या करता है कि टंगस्टन को रिएक्शन करने से बचाता है, दूसरा के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ये सब बात, इतना बात आप पैराग्राफ कर करके एक पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा। हम इसमें कुछ लिखवाने नहीं जा रहे हैं। आपको जो भी बुक होगा आपके घर में, एनसीईआरटी है या फिर जो भी है बुक, एससी वर्मा है, जो भी बुक है, इसको क्या करेगा, एक तो हम समझा देवे किए, ठीक है ना। इस बात को आप नहीं होता तो एक बार इस चीज़ को आप पॉइंट जो है इसको लिख लीजिए ताकि कॉपी में आपको याद रहेगा। और बाकी किताब का थोड़ा लैंग्वेज पढ़िएगा और आपको अपने मन से आपको लिखना है, यही आपका होमवर्क है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको नहीं होता तो हम थोड़ा पढ़ भी देते हैं, ये सब रीडिंग डालने वाला टॉपिक है, तो थोड़ा हम किताब में क्या, ऐसे तो हम समझा ही दिए, फिर भी किताब वाला थोड़ा पढ़ देते हैं तो आपको भी संतुष्टि हो जाएगा किताब में क्या लिखा हुआ है। एक आध बात अगर छूटा होगा तो उसको भी थोड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब है सिंपल स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ ए सील्ड ग्लास बल्ब डेट एज ए टंगस्टन फिलामेंट। ये एकदम पैक रहता है ग्लास से, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट है, कनेक्टेड टू टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, ठीक है ना, ऐसा कनेक्ट रहता है। द बल्ब इज फिल्ड विद एन अनरिएक्टिव गैस, और बल्ब भरा रहता है अनरिएक्टिव गैस, जैसा कि बता दिए कि अनरिएक्टिव गैस रहता है, जिसमें कि जो कि मतलब अनरिएक्टिव गैस आर्गन रहता है और नाइट्रोजन रहता है, आर्गन और नाइट्रोजन, इसमें आर्गन या नाइट्रोजन रहता है, ये बात भी बताएं। और टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट, टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट अगर प्रोड्यूस करना है तो कहता है कि फिलामेंट 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना चाहिए। हर एक बात बता दिए, पहले ही आपको बताया गया है कि मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तभी व्हाइट लाइट मिलेगा। फिर आपको है लिखा हुआ कि शुड सच इट है डज नॉट मेल्ट एट दिस टेम्परेचर, माने 3000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं करेगा। 3000 डिग्री सेल्सियस क्या है, इस पे ग्लो करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है तो दिया हुआ है 3400 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिखा हुआ 3400, हम लिखें 3380, ठीक है ना, बात सेम ही है। कोई कोई किताब में आपको 3380 मिलेगा, कुछ कम ज़्यादा आपको मिलते रहेगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। एनसीईआरटी में हमको याद है शायद 3380 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका यही सब पॉइंट है, जितना पॉइंट है सब आपको बता दिए पहले ही कि ये सब पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आपको लिखना है। एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसको भी जल्दी जल्दी हम पढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज देख लिए, और कुछ पॉइंट आपको छूटा नहीं है, वही पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जल्दी से पढ़ाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज जल्दी जल्दी समझिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज हमको समझना है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या समझिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज का फिगर समझिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज कुछ इस प्रकार से रहता है, आप निकाल के देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज अपने घर में। ये आपका एक वायर होता है, क्या, लो रेसिस्टेंस वायर, लो रेसिस्टेंस, यहाँ पे लो रेसिस्टेंस वायर यूज होगा। कॉपर का वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा क्या चीज़ का वायर यूज करेंगे हम, कॉपर का वायर भी इसमें यूज कर सकते हैं। लो रेसिस्टेंस वायर, कोई भी लो रेसिस्टेंस वायर को हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। ये इसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट, क्या बोलते हैं, सॉकेट, जिसमें वायर अटैच है, ठीक है ना, जिसमें वायर अटैच है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉकेट। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज में ये पॉइंट आपको याद रखिएगा कि इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, इस पॉइंट को मत भुलाइएगा, ठीक है ना। ये क्या, एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस माने कि ये सेफ करता है, घर को बचाता है, ठीक है ना। घर को क्या चीज से बचाता है, तो घर को जलने से बचाता है। इलेक्ट्रिक करंट, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, अगर घर का जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, अच्छा घर में देखिए सबसे पहले घर का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वायरिंग है, ये कैसा होता है, सीरीज या पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। घर में जो भी वायरिंग वगैरह है, बल्ब है, कनेक्ट है, पंखा है, हीटर है, ये मतलब जो भी है, ठीक है ना, पूरा, तो घर में जो कनेक्शन है वो कैसा रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं करते हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन का ज्यादा यूज नहीं करते कि मतलब सीरीज में ज्वाइन किए, 10 बल्ब ज्वाइन करना तो सीरीज में कर दिए, 5 पंखा करना है सीरीज में कर दिए, ऐसा नहीं करते हम लोग। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। कारण इसका समझिए कि अगर ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन वगैरह होगा शायद, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, याद आ गया तो थोड़ा बात को समझ लीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक 10 बल्ब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, 10 बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लगा दिए, तो एक बल्ब अगर फ्यूज कर गया तो कोई नहीं जला पाइएगा आप,
ठीक है ना। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक बल्ब फ्यूज कर गया तो सब बल्ब बाकी जलेगा, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज में मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। या मान लीजिए कि पूरा घर है आपका, पूरा घर में तो आपका मतलब बहुत सारा रूम है, इसमें पंखा है, बॉल है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा चीज़ें, टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारा चीज़ रहता है घर में। और मान लीजिए कि थोड़ा सा एक बल्ब फ्यूज हो गया। अब एक बल्ब फ्यूज हो गया, उसके लिए पूरा आपको सर्किट को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया ना तो पूरा घर का आपका लाइन ही कट जाएगा, पूरा घर का लाइन कट जाएगा सीरीज में। अगर सीरीज में रहा तो, पैरेलल का बात नहीं करिए, अगर सीरीज में कनेक्ट किए तो एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो पूरा घर का लाइन ही कट जाएगा, ठीक है। दूसरा बात है, घर का पूरा लाइन कट जाएगा। अब पूरा सर्किट को आप चेक करते रहिए कि कहाँ पे एक बल्ब फ्यूज हुआ है, कितना टेंशन है। पैरेलल में कनेक्ट है तो एक बल्ब फ्यूज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बल्ब हम जला लेंगे इमरजेंसी में, ठीक है ना। पूरा घर को चेक करिए, ठीक है ना, कि एक बल्ब कौन फ्यूज है, हर एक बल्ब को चेक करिए, फिर उसको निकालिए, उसको ठीक करिए, तभी आपका पूरा सर्किट काम करेगा। दूसरा बात है कि अगर एक समय में एक बल्ब जलाना चाहेंगे तो नहीं जलेगा सीरीज में। सीरीज में जितना है ना सब एक बार में काम करेगा। अगर पंखा है, बल्ब है, तो अगर आप ऑन करिएगा तो सब चलेगा, पंखा भी घूम रहा है इधर, बल्ब भी जल रहा है, टीवी भी चलने लगा, फ्रिज भी चलने लगा। ऐसा नहीं कि टीवी मन है तो टीवी चलाएंगे, फ्रिज है तो मन है तो फ्रिज चलाएंगे, ऐसे नहीं। इसी कारण ऐसे इसका बारे में शायद क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, अगर नहीं आएगा तो बता ही दिए घर में क्या कौन सा रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है हम लोग को। इसमें आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ना, घर में तो इतना सारा डिवाइस है, और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा आता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना बहुत, मतलब हाई एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होता है घर से, घर के सर्किट में। तो क्या होता है जिसके कारण मतलब कभी कभी डर होता है कि कहीं मतलब महंगा महंगा रहता है जो एप्लियंस, फ्रिज है या टीवी है, वो सब जलने का खतरा होता है, पंखा जल गया या फ्रिज जल गया, तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है कि जैसे ही अगर घर में, ठीक है ना, जैसे ही ये लो रेसिस्टेंस वायर है, एक लो रेसिस्टेंस वायर, जैसे ही क्या होता है ना कि अगर घर में, घर के जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा आ गया तो इलेक्ट्रिक करंट अगर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट अगर बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगा तो क्या होगा, ये वायर बीच से टूट जाएगा, ये वायर बीच से टूट जाएगा। और ये वायर अगर बीच से टूट गया ना तो पूरा घर का जो मतलब पूरा घर का जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, कनेक्शन कट जाएगा, मतलब अब फिर अब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना ही बंद हो जाएगा, लाइन ही कट जाएगा घर का, ठीक है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इसका, अब देखिए ये अगर कट गया तो घर का लाइन कट गया, मैंने पूरा चीज़ आपको जलने से बच गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी डिवाइस इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज को, ठीक है ना। अगर घर में अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट, हाई इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होना शुरू हुआ तो ये बीच से वायर क्या होता है, कट जाता है। ये पूरा इलेक्ट्रिक, हम लोग बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज उड़ गया माने ये वायर बीच से कट गया, ये वायर कट गया माने इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अब नहीं होगा सर्किट से, पूरा घर का लाइन ही कट जाएगा। अब घर का लाइन अगर कट गया, ठीक है ना, टाइम पे, अगर टाइमिंग पे लाइन कट गया घर का, ठीक है ना, तो क्या होगा, फ्रिज जलने से बच जाएगा, टीवी जलने से बच जाएगा, जो भी मतलब सामान है जलने से बच जाएगा। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर मान लीजिए कि क्या होगा, अच्छा लो रेसिस्टेंस वायर है तब नहीं, अगर मान लीजिए कि हम इसमें यूज किए लो रेसिस्टेंस वायर, अगर लो रेसिस्टेंस वायर यूज किए तो ये तो सह नहीं पाएगा, लो रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। या ऐसा कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट माने इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। माने जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा होने तो सबसे पहले ये बल्ब, ये जो वायर है, ये वायर बीच से पिघल जाए, मेल्ट कर जाए। ऐसा नहीं कि मतलब उधर पंखा जल गया, ठीक है ना, उधर टीवी जल गया, ठीक है ना, 2-3 डिवाइस जल गया तब ये बीच से ये मेल्ट हुआ, तब कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि इसमें अगर नाइक्रोम वायर यूज कर दिए, ठीक है ना, ये जो वायर है अगर नाइक्रोम वायर यहाँ से लगा दिए तो नाइक्रोम वायर लगा दिए तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज से मेरा कोई काम कर रहा नहीं। कितना भी इलेक्ट्रिक करंट, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना भी अगर हाई इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, कितना भी हाई इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा तो ये तो टूटने वाला है नहीं। नाइक्रोम का तो मेल्टिंग पॉइंट या टंगस्टन का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो मेल्ट करेगा नहीं, ये तो पिघलने वाला है नहीं, ठीक है ना, ये तो पिघलेगा नहीं, पूरा घर जल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है ना, घर में, ठीक है ना, आग भी लग जाएगा, फिर भी ये पिघलने वाला नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में हम लोग लो मेल्टिंग पॉइंट वायर यूज करते हैं, लो रेसिस्टेंस वायर, कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हुआ सर्किट से, ये भी से मेल्ट हो गया, पूरा मेरा मतलब लाइन ही कट जाएगा, सुरक्षित हो गया पूरा घर। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज, इसलिए बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस। ये वर्क किस पे करता है, ठीक है ना, ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है ना। ये लिख लेना है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बात समझते हैं, इसमें कुछ और बात है, ये फिगर हो गया, इस पे कुछ और बात है जो पढ़ देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और खत्म हो जाएगा।
अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्यूज तो दो प्रकार का भी आपका आता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज तो देखे होंगे इन्वर्टर वगैरह में आप, ठीक है ना, इन्वर्टर वगैरह में आपको गोल इस प्रकार से ग्लास रहता है, ये पूरा, ये जो पूरा है ग्लास रहेगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्यूज, सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है ना, लिखना क्या है, सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको देखने के लिए मिलता है इन्वर्टर में या स्टेपलाइजर में। स्टेपलाइजर वगैरह इन्वर्टर वगैरह में आपको देखते होंगे ऐसा मिलता होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में थोड़ा सा मतलब हम पढ़ देते, इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका क्लियर हो जाएगा कि ए फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट डज नॉट अलाउ एक्सेसिव करंट टू फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता है सर्किट से। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि सर्किट से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने नहीं देगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये जो वायर है ने एक लो मेल्टिंग पॉइंट वायर होना चाहिए, इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा। फिक्स बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ फ्यूज प्लग, ठीक है ना, फ्यूज प्लग के दो टर्मिनल पे मतलब रहता है, मतलब अटका रहता है बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन ये जो वायर है इस दोनों के बीच कनेक्ट रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉकेट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्यूज सॉकेट या इसको बोलते हैं हम लोग सॉकेट। फ्यूज आर अवेलेबल इन वेरियस शेप, ये तो पता ही दिए कि बहुत सारा शेप में रहता है, ये शेप हो गया, ये शेप हो गया, इस प्रकार के शेप में आपका रहता है। और इट इज मेड ऑफ या फिर आगे है पोर्सलीन, पोर्सलीन होता है, ठीक है ना, चीनी मिट्टी शायद, ठीक है ना, इसका आपका ये जो बना है, या फिर आप कॉपर वगैरह का या फिर और भी कुछ का आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जो वायर है वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। और यही इलेक्ट्रिक फ्यूज में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज को आपको नोट करके लाना है, लिख के लाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब का कहानी और इलेक्ट्रिक फ्यूज का कहानी। और मतलब आपको नोट का मतलब किताब से आप हेल्प लीजिएगा, एनसीईआरटी या जो भी बुक आपके पास है, थोड़ा किताब में एक दो बार आप जाके घर में पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या लिखा आपके बुक में, ठीक है ना, हम क्या पढ़ाएं उसको आप छाट के आपको लिखना है आज का होमवर्क। और इसमें आपका न्यूमेरिकल रह गया, जो आपका फार्मूला हुआ था ना H=I²RT, ठीक है ना, इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल करवाना है, तो इस पर न्यूमेरिकल हम शायद आगे वीडियो में हम करवा देंगे, इस पर न्यूमेरिकल, या कहीं कभी न कभी करवा ही देंगे, अगर हो सके, अगर अभी नहीं करवाएं या भी करवा ही देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 मिनट का एक वीडियो 4-5 न्यूमेरिकल का आएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक, लास्ट का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, एक टॉपिक बच गया इलेक्ट्रिक पावर, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।